नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो एक कॉलर शो है, तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। लेकिन चलिए, आज सबसे पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर को लेकर। 2022 को लेकर क्या आउटलुक है। हम लगातार दिग्गजों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर का बुलियन का मार्केट कैसा रहेगा 2022 में, क्या चमक वापस लौटेगी सोने और चांदी की। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सौरभ गाडगिल साहब है, जो पीएन ज्वेलर से है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या लग रहा है सर, 2019-20 के शानदार रिटर्न के बाद 2021 काफी सुस्त रहा है सोने चांदी के लिए। क्या 2022 में वो चमक आपको वापस लौटती दिख रही है क्या? नमस्कार। जैसे आपने कहा, 2021 एक काफी स्टेडी ईयर था गोल्ड के लिए। ये साल में सोना 50,000 के ऊपर नहीं जा पाया। 45,000 से लेके 49,000 के रेंज में सोना था। लेकिन ये साल में लोगों ने जबरदस्त खरीदी की सोने में। ज्यादातर सोने के जेवरात, सोने के अलग अलग तरह के जेवरात, शादी के लिए, तोहफे के लिए लोगों ने बहुत धूम से खरीदी की। तो फिजिकल मार्केट में डिमांड अच्छी रही। यही डिमांड मेरे हिसाब से आगे चलेगी और 2022 में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अच्छी डिमांड रहेगी। डिमांड चलते और जो ग्लोबल सिनेरियो पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन 6% के ऊपर गया है। सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग अभी भी चालू है और जो अनसर्टेनिटी आई है कोविड के, ओमिक्रॉन के वजह से, वो देखते गोल्ड में मेरे हिसाब से 2022 में हमको तेजी देखने को मिलेगी। 10-12% गोल्ड में ऊपर तेजी दिख सकती है। तो मेरा अनुमान है नीचे 47,000 और ऊपर 55-56 हजार तक सोना 2022 में जा सकता है। सलाह यही रहेगी कि हर डिप पे सोने में एंट्री करो और सोना लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते जाओ, क्योंकि सोने का जो मूल यूज है एंटी इन्फ्लेशनरी। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे सोने का दाम और बढ़ता जाएगा और सोना एक लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। सो 2022 एक अच्छा साल रहेगा सोने के लिए। इसमें लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा। इसमें रेट का भी थोड़ा मुझे लग रहा है होगा अप्रिसिएशन और 55,000 का लेवल ये तो सोना दिखा सकता है 2022 में। 2022 का जो रेंज इन सौरभ को लग रहा है वो है 47,000 नीचे की तरफ और 55 से 56,000 ऊपर की तरफ। यानी ऊपर की तरफ आपको 55-56 हजार के लेवल भी इस साल दिख सकते हैं। नवनीत दमाने भी है हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से और सचिन गुप्ता भी हैं चॉइस ब्रोकिंग से। नवनीत, आपको क्या लग रहा है 2022 गोल्ड के लिए कैसा रहेगा और ऊपर की तरफ कौन सा लेवल आप देख रहे हैं गोल्ड में? जैसे गाडगिल जी ने बताया है कि सोने में हमने लास्ट 2-3 साल में जो एक्शन देखा था वो 2021 में थोड़ा-सा सुस्त नज़र आया और करीब-करीब 4 से 5% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ ये साल क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर हम देखें तो अगला साल जो है वो उसमें काफ़ी चुनौतियाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर एक तरफ से बॉन्ड टेपरिंग की बात चल रही है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है। ओमिक्रॉन का जो खतरा है या कोरोना का जो रिलेटेड खतरा है वो अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया है और साथ ही साथ इक्विटी या दूसरे जो एसेट क्लासेस है वो काफ़ी ओवरहीटेड से लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2022 एक ऐसा साल रहेगा जहाँ पे गोल्ड में आपको फिर से एक अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं। कंजर्वेटिव साइड पे भी अगर मैं देखूँ तो 10 से 12% के रिटर्न आपको 2022 में देखने मिल सकते हैं। फिलहाल के भाव से अगर देखें तो 54 से 55 हजार तक के स्तर पिछले साल के लिए आप जोड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल टर्म में 2050 $2,100 तक के स्तर और डोमेस्टिक टर्म्स में 54-55,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है नवनीत जी का। हालांकि ये इंट्राडे कॉल है, लेकिन जो आउटलुक है 2022 के लिए भी बुलिश ही निकल कर आ रहा है। सचिन, आपको क्या लगता है किस रेंज में गोल्ड 2022 में आपको दिख रहा है? जैसे कि दोनों सहयोगी ने बताया कि ओवरऑल जो है आउटलुक पॉजिटिव है। हमारा भी ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही है, बिकॉज 2022 की अगर हम बात करें तो काफी इवेंट भरा साल वो रहने वाला है। बस जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन के कंसर्न्स हैं, साथ ही साथ में सेंट्रल बैंक की साइड से भी कुछ बाइंग है, साथ ही साथ जो फिजिकल बाइंग जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां से एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि एक बार गोल्ड का जो ओवरऑल आउटलुक है 2022 के लिए एक पॉजिटिव साइड रहना चाहिए और हमारे जो एक्सपेक्टेशन है हायर साइड में हमें लगता है एक बार 54,000
54,500 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड हायर साइड में टेस्ट कर सकता है। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में एक बार 47,000 46,500 के आसपास के लेवल्स जो है वो बॉटम साइड में भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल अगर रेंज की बात करें तो 47,000 से 54,000 के आसपास के रेंज जो है वो हमें ड्यूरिंग द ईयर लगती है। 47 से 54,000 का रेंज इनको लग रहा है सचिन को। गाडगिल साहब, अब आपसे सवाल ये होगा, 2019 और 20 भले ही प्राइस के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहे हो, लेकिन 2021 का जो खासकर जो त्योहारी सीजन था, जो पिछले 1-2 महीने थे, वो काफ़ी बेहतर रहे थे। तो हाजिर बाजार के लिहाज से, डिमांड के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? 2022 में क्या उस तरह की डिमांड वापस आएगी जो 2021 में अभी अक्टूबर नवंबर महीने में आप देख रहे थे? जैसे आपने कहा, 2021 जून के बाद एक अच्छी डिमांड रही है मार्केट में और वो अभी तक चल रही है। और अगले 2022 के अगर पहले 6 महीने देखें तो ये 4 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल तक 25 लाख शादियां हैं भारत में। तो ये एक बड़ी डिमांड आने वाली है ये 4 महीने में। जो थोड़ी शॉपिंग चालू हुई है दिवाली से, लेकिन वो चलती रहेगी। उसके बाद अप्रैल में गुड़ी पाड़वा है, मई में अक्षय तृतीया है। तो ये चलते 6 महीने तो अच्छा व्यवसाय रहेगा, अच्छा कारोबार रहेगा। और अगर मार्केट ऐसा ही स्ट्रांग रहा तो ये पूरा साल मुझे लगता है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। हर एक तरह के डिमांड, भले वो डिमांड बुलियन की हो या ज्वेलरी की हो, हर डिमांड दिखेगी, हर प्राइस पॉइंट पे ज्वेलरी बिकेगी। तो एक अच्छा ईयर लग रहा है आगे ज्वेलर्स के लिए। और ये जो इंडिकेशन अभी तक आ रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, लोगों में अच्छी बुकिंग हो रही है, लोगों में इंटरेस्ट अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 2021 से भी ज्यादा अच्छा साल 2022 जाएगा और इसके लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी जोर में तैयारी में लग चुकी है। के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी के लिए आपको कैसा मार्केट लग रहा है? ग्लोबल डेफिसिट का अनुमान जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है, तो ऐसे में क्या सिल्वर के प्राइसेस इस बार ज़्यादा बढ़ेंगे? गाडगिल जी, आपको क्या लग रहा है कि चांदी इस बार आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को 2022 में? 2021 में चांदी की डिमांड गोल्ड से बहुत बेहतर रही है। लगभग चांदी में रिकॉर्ड सेल्स हुए ये साल में। और मुझे लग रहा है कि चांदी की डिमांड ऐसे ही चलती रहेगी। चांदी में हेवी डिमांड आ रही है लोगों में इन्वेस्टमेंट के तौर से। जो लोग बर्तन ले रहे हैं, चांदी के सिक्के ले रहे हैं, चांदी के पूजा के आइटम दे रहे हैं, और यही मुझे लगता है डिमांड चलती रहेगी। चांदी ये ऐसा इस साल में बिना कोई एड प्रेशर के, बिना कोई मार्केटिंग के चांदी खुद के तरफ से बिकी है। लोगों में चांदी बहुत रुझाव है और जो प्राइस लग रहा है गोल्ड का बुलिश, उसका प्रभाव चांदी पे भी आएगा। तो चांदी भी ये साल में मेरे हिसाब से 70,000 वापस टच करेगी। तो एक अच्छा लोगों में एक चांदी के लिए बुलिश एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। फिजिकल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो चांदी भी ये साल में अच्छी परफॉर्म करेगी। चांदी से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद लग रही है और लग रहा है कि 70,000 के ऊपर चांदी जा सकती है। नवनीत, आपको क्या लगता है 2022 चांदी के लिए कैसा रहेगा? आप कौन से लेवल देख रहे हैं चांदी में? मुझे लगता है कि चांदी में भी जो पिछला साल रहा है वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है और करीब करीब 10% के आसपास की फॉल हमने चांदी के प्राइसेस में देखी है। बट अगर मैं पिछले साल से इस साल को कंपेयर करूं 2020 को, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो रैली हुई है और अगले साल जो मैं गोल्ड में तेजी पॉसिबली सोच रहा हूँ, उसके चलते चांदी में भी अच्छा इजाफा देखने मिल सकता है। मैं गोल्ड से ज्यादा चांदी में बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि 20% के ऊपर के रिटर्न भी चांदी यहाँ से दे सकती है। करंट भाव यानी 61,500 62,000 के बीच में चांदी एक्यूमुलेट की जा सकती है। आप नीचे 59,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में 70,000 72,000 तक के टारगेट देखने मिलते हैं। तो ये व्यू है चांदी को लेकर नवनीत का। सचिन, आपको क्या लग रहा है चांदी किस तरह से क्या आउट परफॉर्म करने वाली है? चांदी चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आप क्या टारगेट दे रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि गोल्ड के कंपैरिजन में चांदी में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज फिजिकल तो ठीक है, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए चांदी में। जिस तरीके से हमने 2021 देखा है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड श्रिंक होती हुई नजर आई थी बिकॉज ऑफ द कोविड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डिमांड वापस से एक इनिशिएटिव लेती हुई नजर आएगी और बेस्ड ऑन दैट अगर अदर फैक्टर्स भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव साइड के ही इंडिकेशन दे रही है। तो चांदी के अंदर हमें लगता है कि करीब करीब 15 से 18% के रिटर्न जो है वो 2021 में देख सकते हैं। हायर साइड में हमें लगता है एक बार 76,000 76,500 और 77,000 तक के लेवल्स जो है वो सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 15 से 20% के रिटर्न की उम्मीद चांदी में हो रही है। तो एक बढ़िया रिटर्न एक साल के अंदर चांदी से आप उम्मीद कर सकते हैं।
शुक्रिया सौरभ जी आपका, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और गोल्ड सिल्वर के आउटलुक बताया। आपसे नए साल पे वापस से 3 जनवरी को कोशिश करूंगा आपसे बात करूं गोल्ड और बहुत सिल्वर बहुत को लेकर। धन्यवाद। चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर शो है तो सवाल जवाब भी लेना ज़रूरी है और हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ योगेश है जयपुर से। कॉपर और गोल्ड इनकी 2 पोजीशन है, दोनों पोजीशन पर राय जानना चाह रहे थे। हालांकि लॉन्ग की पोजीशन है। लेवल आपको बता देता हूं, इनके जो सवाल थे, इन्होंने 48,130 पे गोल्ड बाई कर रखा है और कॉपर बाई किया है 742। नवनीत जी क्या इनको क्या सलाह देंगे? इंट्राडे के लिए इन्होंने बाई किया है गोल्ड और कॉपर, क्या करें? भाई गोल्ड मुझे लगता है कि ठीक बैठे है। अगर 47,950 का आप स्टॉप मेंटेन करिए और आपको अगले 1 से 2 सेशन में 48,400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। आज के सेशन में बहुत ज्यादा एक्शन की उम्मीद ना करें, बिकॉज यूएस मार्केट यूके मार्केट दोनों ही बंद है या सुस्त कारोबार होगा, क्योंकि क्रिसमस के बाद का पहला त्योहारी डे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सुस्त कारोबार देखने मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा एक्शन की उम्मीद नहीं है, बट कल के सेशन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपसाइड देखने मिल सकता है। साथ ही साथ आपने कॉपर जी नरमी का भाव देखने मिल सकता है। जी जी कॉपर कंटिन्यू कीजिए सर। पीरियड में आ चुका है दिसंबर, तो आपको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से कॉपर थोड़ा सा सेल ऑन रैली वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और नीचे में आपको 740 तक के भी सर दे। सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सचिन आपको क्या लग रहा है? इन्होंने हालांकि बाई कर रखा है लॉन्ग पोजीशन, आपको भी लगता है कि पोजीशन को काट देना चाहिए और सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कॉपर में? जी एग्जैक्टली कॉपर की अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं 750 751 के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 740 748 के आसपास में अगर प्राइस मिलते तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वहां पर अपनानी चाहिए। 752 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लग रहा है एक बार डाउन साइड में जो है 738 और 735 तक के लेवल्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो ये सवाल है। चलिए एक और कॉलर का सवाल आ गया है। पूजा है रायपुर से। इन्होंने 46,000 क्या गोल्ड नीचे की तरफ आ सकता है? नवनीत जी लग रहा है क्या 46 का लेवल नीचे की तरफ आपको दिख सकता है? जी मुझे लगता है कि गोल्ड में जो फॉल आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। 46 तक के स्तर में फिलहाल के लिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है गोल्ड में। और कोई भी डिप यानी जहाँ से 200-400 रुपए का डिप भी एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे ट्रीट करना चाहिए, जहाँ पे आपको 50,500 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। यानी अब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद ना रखें और आज के लिए जो इंट्राडे के लिए इन्होंने कॉल दिया है वो 48,400 के लिए और ऊपर की तरफ ही गोल्ड की जाने की संभावना ज़्यादा है। 46,000 आना मुश्किल लग रहा है। सचिन आप कुछ इस पर जोड़ना चाहेंगे? क्या 46 का लेवल नीचे की तरफ आपको दिख रहा है गोल्ड में? जी विश्वमोहन जी अगर गोल्ड की बात करें देखिए डाउन साइड में 46,000 तक के लेवल्स तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं, बट हाँ अगर 48,000 के लेवल्स फर्दर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में 47,500 और लास्ट 47,300 बस ये लेवल्स जो है वो गोल्ड टेस्ट कर सकता है। फिर फर्दर वहां से हम वापस से एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो 47,500 47,300 डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चलिए अगले कॉलर निमेश ठक्कर हैं। इन्होंने कॉटन केक के सर्किट को 6% से घटाकर 2 करने की मांग है। क्या सचिन ये कितनी जायज़ मांग है? इनका कहना है कि 6% का सर्किट सही नहीं है, इससे सट्टेबाजी को बढ़ावा ज़्यादा मिलता है, इस सर्किट लिमिट को 2% रखना चाहिए। एज ए ट्रेडर आप ब्रोकर कम्युनिटी से भी आते हैं, आप क्या राय देंगे इस पर? कॉटन केक को लेकर ये कहना चाह रहे हैं। हाँ सर देखिए एनसीडीएक्स में मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज के अंदर जो क्राइटेरिया ऑलरेडी फिक्स है, लाइक एनसीडीएक्स एक्सचेंज की साइड से वो 5% 6% के जो ओवरऑल सर्किट फिल्टर्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स है और वो किसी ना किसी बेस पर जो है वो डिजाइन किए गए हैं। हालांकि इनका सुझाव है तो ये आगे जाके शेयर कर सकते हैं एक्सचेंज के साथ में, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ एक्सचेंज की तरफ से इस पर एक्शन कुछ लिया जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली, जो भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उनका उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है सारी चीजें। ओके हालांकि रेगुलेटरी मामला है, ये एक्सचेंज की तरफ से ये फैसले लिए जाते हैं इस पर। हालांकि इनकी तरफ से एक मांग है क्योंकि 6% से इन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, गैप काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है, तो उनको लग रहा है कि 2% का ही सर्किट लिमिट होना चाहिए। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मिक्स ट्रेड देखने को मिला। जहाँ ब्रेंट में हल्की तेजी है वहीं एमसीएक्स क्रूड करीब 1% की गिरावट दिखा रहा है। नवनीत जी क्या लग रहा है कच्चे तेल में
₹5500 के नीचे है, करीब करीब 1% नीचे है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? वेल विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि जो कच्चे तेल में एक 68-69 डॉलर से जो रिवर्सल आया है, वो प्राइसेस को करीब करीब 73 हाफ डॉलर तक ले आए इंटरनेशनल टर्म में। ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड है, जिसकी वजह से यूएस यूरोजोन में थोड़ा बहुत लॉकडाउन की संभावना हो सकती है। उसके साथ साथ में ये जो पूरा वीक है, ये अगले 10 दिन है, यहाँ पे कारोबार थोड़ा सा सुस्त होता है और जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड होता है, तो कच्चे तेल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम होती है इस सीजन में। मेरे हिसाब से सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी। 5500 5510 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। 5550 का आप स्टॉप लगाइए एंड 5430 5400 तक के लेवल आपको नीचे में देखने मिल सकते हैं। यानी जो करंट लेवल है उससे अगर ₹20 ऊपर जाए, सेल ऑन रैली की स्ट्रेटजी आप अपनाएं। 5510 के लेवल पे सेल करें 5430 के टारगेट के लिए। सचिन, क्रूड पर आपकी सलाह? हमारा व्यू भी ओवरऑल सेल साइड का ही, हमें लगता है करंट मार्केट प्राइस से भी वन शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। 5550 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। डाउन साइड में 5400 ₹5400 तक के टारगेट का वेट किया जा सकता है। यानी दोनों ही जानकारों की राय बिल्कुल साफ है। हालांकि सचिन एकदम करंट भाव पर ही बेचने की सलाह दे रहे हैं। इनको लगता है कि 5490 पे बेचे 5400 के टारगेट के लिए। चलिए, लेकिन एक खबर कंज्यूमर्स के लिए बहुत राहत की खबर है कि कई सारी ब्रांडेड ऑयल कंपनियों ने, एडिबल ऑयल कंपनियों ने अपने MRP 10 से 15% तक कम कर दिए हैं। यानी ग्राहकों को अब खाने का तेल काफ़ी सस्ता मिलेगा। इस पर बात करने के लिए बीबी मेहता हैं, CKED है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। हाँ जी सर। सर, ग्राहकों को क्या अब पूरा 15% इसका फायदा मिलने वाला है? जब वो अब अगले हफ्ते से जब हम खरीदने जाएं खाने के तेल, तो क्या 15% कम अब भाव देना होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने लास्ट 2-3 महीने में बार बार ड्यूटी कम की। उसके सामने इंडस्ट्री ने भी ड्यूटी कम करते गए, मगर हम देख रहे थे कि जो ड्यूटी कम किया तो हमारा तो माल सस्ते में जा रहा था होलसेलर और रिटेलर को। तो काफी रिटेलर पुरानी MRP पे बेच रहे थे ताकि कंज्यूमर को उसका बेनिफिट नहीं मिला था। ये चीज हमारे ध्यान में आई तो हमने डिसाइड किया, अपना जो सेक्रेटरी फूड ऑल्सो सजेस्टेड कि भी आप MRP की वजह से कंज्यूमर को सही ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। तो फिर अभी हमने जो सब मेंबर को एडवाइस किए कि भी आपकी MRP कम करके रियलिस्टिक MRP पे आ जाइए। तो बहुत आपका प्रोडक्ट 120 रुपए का है तो पहले 160 रुपए की MRP थी, तो अभी 140 कर दीजिए, ताकि कंज्यूमर जब ही जाए तो कोई रिटेलर उसको चीट नहीं करे। नहीं तो रिटेलर क्या करता है, उसको 160 रुपए में दे रहे थे ताकि उनका जो उनको पहले 140 में मिल रहा था, 100 सस्ता मिल रहा था, तो पास ऑन नहीं कर रहा था बेनिफिट जो ड्यूटी रिडक्शन का। तो वो भी हो, इसके वजह से सारे कंपनी ने अपनी MRP लोअर कर दिए और छोटे छोटे वालों भी कर रहा है, तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जरूर मिलेगा। और जो चीटिंग हो रहा था कि भाई पुरानी MRP पे माल बेच रहे थे तो बंद हो जाएगा, और अभी जो नया माल निकल रहा है फैक्ट्रियों से लोअर MRP में निकलेगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर को फायदा होगा कि ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के लिए, जो रिटेल में जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब MRP कम हो जाएगा तो उनकी आंखों से वो खुद देख सकते हैं कि MRP तो कम है तो प्राइस कैसे होगा, तो उन्हें ऑटोमेटिकली उन्हें पास ऑन हो जाएगा। सर, लेकिन अब क्या लग रहा है यहाँ से जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेहता जी? और है कि सारे हमारे जो मेंबर्स है वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं लोकली कि हमने MRP कम कर दीजिए, तो मेहरबानी कर ज्यादा पैसा मत दीजिए आप। ये MRP अगर वो MRP बड़ी भी है तो उसे कम करके ये रेट में आप दीजिए, तो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं सब जगह पे। ओके, यानी एक अच्छी पहल है, जो इंडस्ट्री की तरफ से अच्छी पहल है कि ग्राहकों को सस्ता खाने का तेल मिल जाए। सर, 10 से 15% तो सीधे ऑटोमेटिकली आप लोगों ने कम कर दिया है, आगे क्या और भी कम होने की संभावना है? जरूर करेंगे, अगर इंटरेस्ट मार्केट अगर नीचे आएगी तो मैं उसका फायदा कंज्यूमर को मिलने वाला ही है। ओके। और जो अभी देख रहा है कि अभी फरवरी मार्च के बाद में जी जो फॉरवर्ड कोट आ रहा है $200-250 नीचे आ रहा है, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोया हो, पाम हो, अगर इंडिया को सस्ता तेल मिलेगा तो डेफिनेट उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। और इतनी स्टिफ कंपटीशन है कि कोई ऐसा नहीं कि भाई पैसा उसमें नफाखोरी कर सके। और डेफिनेटली अगर सस्ता तेल आया तो कंज्यूमर को सस्ता तेल जाएगा, उसमें दो मत नहीं है। यानी सस्ते खाने के तेल आगे भी आपको मिल सकते हैं,
क्योंकि जिस तरह से मस्टर्ड की बुआई हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी लग रहा है कि प्रोडक्शन इस बार अच्छे रह सकते हैं, इसका भी फ़ायदा आगे मिलेगा। हालांकि इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों की अच्छी पहल है इंडस्ट्री की तरफ से कि दाम 10 से 15 तक आप लोगों ने MRP ही कम कर दिया, जो ग्राहकों को सीधा फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए और इस अहम खबर की जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और कॉलर्स के सवाल ले, लेकिन उससे पहले बेस मेटल्स की चाल पर नज़र डाल लेते हैं। बेस मेटल्स में आज मिक्स रेट देखने को मिल रहा है। कॉपर पर बात हुई, नवनीत जी कॉपर के अलावा कुछ और बेस मेटल्स में कोई और ऐसा काउंटर जो इवनिंग के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड करके जाना चाहिए, पैसे बन सकते हैं? फिर मुझे लगता है अगले 1-2 सेशन में थोड़ी सी नरमी आपको एल्यूमिनियम प्राइसेस में देखने मिल सकती है। एल्यूमिनियम करीब 227-28 के रेंज में चल रहा है। 28 के आसपास ही सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 230 का स्टॉप लगाइए एंड 224 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। पावर रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो काफी स्ट्रांग है, बट एल्यूमिनियम में जो मोमेंटम आया है लास्ट 2 महीने में वो काफी हलचल वाला रहा है और करीब 12 से 13% के अपसाइड देखने मिली है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्राइस में होना चाहिए, जिसकी वजह से 5-7 रुपए का करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। 5 से 7% का करेक्शन यहाँ पर दिख सकता है। जो इमीडिएट टारगेट दे रहे हैं 228 पे अगर आप बेचते हैं तो 224 का टारगेट आपको यहाँ पर MCX एल्युमिनियम पर दिख सकता है। चलिए सचिन, अब आप बताइए आपकी तरफ से बेस मेटल्स में कॉपर के अलावा कोई टॉपिक? हमें लगता है जिंक के अंदर एक बाय पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है अराउंड 289 के आसपास है। 287.50 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। हायर साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 292-293 तक के लिए देख सकते हैं। जिंक जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 290-291 के ऊपर जैसे लेवल सस्टेन करते हैं 293-295 तक के भी इवन टारगेट जो है हम जिंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिंक में बाइंग की सलाह रहेगी, यानी जिंक खरीदारी की सलाह है 289 के लेवल पे, 293 के टारगेट के लिए 287। और एल्युमिनियम नवनीत जी की तरफ से एल्युमिनियम को सेल करने की सलाह है 224 रुपए के टारगेट के लिए। अब चलिए नेचुरल गैस की चाल को देख लेते हैं। हालांकि आज के शुरुआती सत्र में तेजी थी 2% के आसपास की, लेकिन अब हल्की तेजी है 0.5% के आसपास की। नवनीत जी क्या लग रहा है नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में काफी ज्यादा उठापटक का माहौल है और मुझे लगता है कि एवरी ऑल्टरनेट डे 4 से 5% की बढ़त या घटत आपको देखने मिल रही है। थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा ये काउंटर और रिटेल निवेशक इससे दूर रहे तो सबसे अच्छी सलाह यही रहेगी। दूसरी सलाह रहेगी ये जब तक 301 या 302 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं होल्ड करता है तब तक इसमें सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी। आज भी 295 का हाई करके थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, तो वापस अगर पुल बैक आए और 301 302 जब तक नहीं निकले तो सेल ऑन रैली करके चला जाता है। आपको नीचे में 260 262 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। 301 के लेवल को आप ध्यान रखिएगा, जो टेक्निकल लेवल ये बता रहे हैं। अगर उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक हर तेजी में आप बेचने की ही कोशिश करें, लेकिन अगर 301 के ऊपर अगर निकलता है फिर से आप नई तेजी के लिए फिर ये तैयारी कर सकता है। आपका नेचुरल गैस पर आपका व्यू सचिन? हमारा व्यू भी नेचुरल गैस में सेल ऑन रैलीज पे ही है, बट हमें लगता है ओवरऑल अगर ब्रॉडर रेंज देखा जाए नेचुरल गैस का तो 270 से लेके 310 315 तक का रेंज है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 270 के आसपास जब प्राइसेस आते हैं तो एक अच्छा पुल बैक वहां से देखने को मिलता है। वहीं हायर साइड में जैसे प्राइसेस जो है 305-6 के आसपास आते हैं तो एक सेलिंग प्रेशर भी हमने वहां पर आते हुए देखा है। तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। 295 299 के आसपास भी इवन प्राइसेस मिलते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। हायर साइड में एक स्टॉप लॉस जो है 308 का रहेगा। डाउन साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 275 272 तक के लिए शॉर्ट साइड की पोजीशंस में वेट किया जा सकता है। ओके, तो ये भी है नेचुरल गैस को लेकर। कॉटन और कॉटन केक को लेकर सचिन आपका व्यू क्या है? हालांकि आज के सत्र में करीब 1% की तेजी कॉटन केक में दिख रही है, क्या लग रहा है यहाँ पर? कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई देखी है, करीब 2750 2760 के आसपास से एक अच्छा रिकवरी भी आई है। ऑल्दो हायर साइड में अगर देखें तो पोटेंशियल्स बाइंग जो है हमें लग रहा है एक बार 3100 3150 के आसपास के लेवल्स जो है वो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की रणनीति अपनानी रहेगी। करीब 2870 2880 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं तो बाय साइड की इनिशिएट करिए। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 2820 का रहेगा और हायर साइड में 31 से 3150 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। ओके, तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। चलिए, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त हो गया। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और कमोडिटी निवेश के दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र। नमस्कार।